दोस्तों, सुबह के 11 बजे थे। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक साधारण से कपड़े पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वो बैंक में प्रवेश करते हैं, अंदर मौजूद सभी ग्राहक और कर्मचारी उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। दोस्तों, कौन था वो बुजुर्ग व्यक्ति और उसके हाथ में वो लिफाफा कैसा था? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। चलिए इस सच्ची कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था रामपाल। एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे हाथ में वही पुराना लिफाफा। वो धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। इस काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी, जिसका नाम था मंजू। बैंक के अंदर मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें रामपाल जी पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे रामपाल जी मंजू के पास पहुंचते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं, देखिए बेटी, मेरे खाते में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक से चल नहीं रहा है। ये कहते हुए रामपाल जी लिफाफा मंजू की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन मंजू रामपाल जी के कपड़ों को देखकर उन्हें परखती है और कहती है, बाबा, कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे नहीं लगता कि आपका खाता इस बैंक में होगा। तभी रामपाल जी सहजता से कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। मंजू लिफाफा रखते हुए उनसे कहती है, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा और आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना कहकर मंजू और बैंक में मौजूद अन्य लोगों का काम करने लगती है। रामपाल जी वहीं खड़े होकर इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वो दोबारा कहते हैं, बेटी, अगर तुम थोड़ी ज़्यादा व्यस्त हो तो तुम मैनेजर साहब को फ़ोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे कुछ देर बात कर लेता हूँ। इसके बाद जो मंजू थी, ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन उठाती है और मैनेजर विश्वजीत के केबिन का नंबर डायल करती है। उसने फ़ोन करके मैनेजर को बताया कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर विश्वजीत जो था, वो रामपाल जी को दूर से ही देखता है। रामपाल जी बड़े साधारण दिख रहे थे। मैनेजर विश्वजीत फ़ोन पर मंजू से पूछता है, क्या ये हमारे बैंक का ग्राहक है या ऐसे ही कोई मुँह उठाकर चला आया है? मंजू कहती है, सर, ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तब मैनेजर विश्वजीत कहता है कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो, थोड़ी देर बैठकर यहाँ से ये चले जाएंगे। मैनेजर विश्वजीत के आदेशानुसार मंजू रामपाल जी को वेटिंग एरिया में बैठा देती है। वो कहती है, बाबा, आप वहाँ जाकर बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मिल लेंगे। रामपाल जी वहाँ से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और कोने में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी भी रामपाल जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहाँ जितने भी ग्राहक आते थे वे सूट बूट में होते थे, जबकि रामपाल जी ने साधारण कपड़े पहन रखे थे। देखने से भी नहीं लग रहा था कि उनका खाता इस बैंक में होगा, क्योंकि इस बैंक में अमीर लोगों के खाते होते थे। इसी वजह से रामपाल जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये बातें रामपाल जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वो इन सभी बातों को अनदेखा करते हैं और अपना नंबर आने का इंतज़ार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर साहब आएंगे और मैं उनसे बात कर लूँगा। बैंक के अंदर एक और व्यक्ति छोटी पोस्ट पर काम करता था, जिसका नाम था राहुल। राहुल अभी बाहर गया हुआ था और जैसे ही वो बैंक के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, जिसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें बातें कर रहे हैं। कोई उससे भिखारी कह रहा है तो कोई उससे कह रहा है कि इस बैंक में तो इसका खाता हो ही नहीं सकता है और ये यहाँ कैसे आ गया, ऐसे लोगों को इन लोगों ने क्यों बैठा रखा है। इस तरह की बातें उनके बारे में चल रही थी। राहुल ये सभी बातें सुन लेता है। इसके बाद राहुल सीधा रामपाल जी के पास जाता है और बड़े आदर भाव से उनसे पूछने लगता है, बाबा, आप यहाँ क्यों आए हो और क्या काम है आपको? राहुल को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति की हालत देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और इसी वजह से उनसे पूछने गया था। रामपाल जी राहुल को बताते हैं, मुझे मैनेजर से मिलना है और उनसे मुझे कुछ काम है। ये बात सुनकर राहुल उनसे कहता है कि ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहाँ ठहरिए, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद राहुल खुद
मैनेजर विश्वजीत के केबिन में जाता है और उन्हें उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है। लेकिन मैनेजर जो होता है वो पहले से ही उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के बारे में उसको जानकारी थी, वो जानता था और वो कहने लगता है मुझे पता है, मैं ही उसे वहाँ पर बिठा रखा है, थोड़ी देर वहाँ बैठेगा और उसके बाद बैठने के बाद वो चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर जो होता है वो राहुल को कोई और काम बता देता है और कहता है तुम अपना काम कर लो और तुम्हें इन सब चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। अब राहुल दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को वहाँ बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक बुज़ुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य रखते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें ये बात सहन नहीं होती है। वो खड़े होते हैं और मैनेजर विश्वजीत के केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो मैनेजर विश्वजीत के केबिन की तरफ बढ़ते हैं तो मैनेजर देखता है कि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है, तो वो फ़ौरन अपने केबिन से बाहर निकल आता है और उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है और अकड़ के पूछने लगता है, हाँ बाबा बताइए आपको क्या काम है। रामपाल जी अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि बेटा ये देखो मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है और मेरे बैंक अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है। आप देखकर ये बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर विश्वजीत थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है, बाबा जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रहते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराए होंगे और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगता है, बेटा पहले तुम इस अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ मुझे बताओ तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो। तो मैनेजर जो विश्वजीत होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, बाबा ये सालों का अनुभव है और सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति किस तरीके का है, किसके अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा। तो आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ से चले जाओ। सभी ग्राहक आपकी तरफ देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है। इसके बाद रामपाल जी उस लिफाफे को उसके टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उसको एक बार देख जरूर लेना। ऐसा कहकर रामपाल जी वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे वो गेट पर पहुँच जाते हैं तो फौरन मुड़कर कहते हैं, बेटा तुम्हें ये सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर रामपाल जी बैंक के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए और टहलते टहलते वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब मैनेजर विश्वजीत को ये बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा तो थोड़ा सा वो सोचने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मैनेजर विश्वजीत जो होता है अपने काम पर चला जाता है। इधर टेबल पर वो लिफाफा पड़ा हुआ था जिस लिफाफे के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक अकाउंट की डिटेल थी। उसके बाद जो राहुल होता है वहाँ से उस लिफाफे को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड खंगालता जाता है तो उसे पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पर आया था, जो व्यक्ति ये इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के 60% शेयर इसके पास ही हैं। अब इस बात को जानकर वो बड़ा ही हैरान हो जाता है और भी अच्छी तरीके से उस डिटेल को पढ़ने लगता है। तो डिटेल को पढ़ने के बाद वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये इस बैंक के मालिक ही हैं। इसके बाद राहुल उस रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और कॉपी निकालकर बैंक मैनेजर विश्वजीत के पास जाने लगता है। बैंक मैनेजर विश्वजीत अपने केबिन में किसी अमीर ग्राहक से बात कर रहे थे और उन्हें तरह तरह की स्कीमें बता रहे थे। इसके बाद राहुल मे आई कम इन सर कहकर केबिन के अंदर आने लगता है। बैंक मैनेजर विश्वजीत उसे इशारा करते हैं और इशारे से पूछने लगते हैं कि किस लिए तुम यहाँ आ रहे हो। इसके बाद जो राहुल होता है वो इशारों से ही बता देता है कि ये एक रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति की है जो यहाँ पर आया था और आपने उसे ऐसे ही जाने दिया, यहाँ से भेज दिया। आप एक बार इस पर नज़र डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर राहुल ने वो रिपोर्ट मैनेजर साहब की टेबल पर रख दी थी। लेकिन तभी जो मैनेजर साहब होते हैं अपने उस ग्राहक से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज लेते हैं और कहते हैं, देखो भाई राहुल, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए समय नहीं है। इसके बाद राहुल बड़े आदर भाव से मैनेजर साहब से कहता है
कि अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। लेकिन जो मैनेजर विश्वजीत है वो उस रिपोर्ट को आगे की तरफ सरकाते हुए कहता है, मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, और सुनो, मुझे ऐसे ग्राहकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को राहुल की तरफ बढ़ा दिया और राहुल उस रिपोर्ट को वहाँ से लेकर अपने काम में लग जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था। सभी लोग अपने काम में लग गए थे और धीरे धीरे शाम हो जाती है। रामपाल जी की वापसी दूसरे दिन उसी समय पर, जिस समय पर रामपाल जी आए थे उसी समय पर फिर से आते हैं, लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति भी था जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था। अंदर आने के बाद वहाँ पर सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। इसके बाद वो मैनेजर को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं, तो मैनेजर भी डरते हुए अपने केबिन से निकलकर रामपाल जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी रामपाल जी मैनेजर विश्वजीत से कहते हैं, मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं था, तो अब आप अपनी सज़ा भुगतने को तैयार हो जाइए। इस बात को सुनकर मैनेजर विश्वजीत थोड़ा सा बौखला जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या सज़ा मुझे दे सकता है, ये भला मेरे साथ क्या कर सकता है। उसके बाद रामपाल जी कहते हैं, तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह पर बैंक में काम करने वाले राहुल को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। इस बात को सुनकर मैनेजर साहब थोड़ा सा बौखला जाता है और वो कहने लगते हैं, आप होते कौन हो मुझे इस पद से हटाने वाले। तो रामपाल जी कहते हैं, मैं इस बैंक का एक तरीके से मालिक ही समझ लो, क्योंकि 60% शेयर वैल्यू मेरे पास है और मैं चाहूँ तो तुम्हें धक्का मारकर यहाँ से हटा भी सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ और किसी को और तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूँ। ये बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे और जो कुछ ग्राहक कल भी आए हुए थे उस बैंक के अंदर वो भी थे, वो सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और रामपाल जी की तरफ फटी की फटी निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति जो रामपाल जी के साथ आया था वो अपने उस सूटकेस को खोलता है और उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो कि राहुल की पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का था। उसे एक बैंक मैनेजर बना दिया गया था। इसके बाद वो दूसरा लेटर निकालता है जिसको बैंक मैनेजर विश्वजीत को दे देता है और कहता है, अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर लो, लेकिन बैंक मैनेजर बनकर तुम इस बैंक में अब नहीं रह सकते। ये बात सुनकर मैनेजर विश्वजीत के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन तभी जो रामपाल जी होते हैं वो उसे उठाते हैं और कहते हैं, माफ़ी किस बात की मांग रहे हो और मैं किस वजह से तुम्हें माफ़ कर दूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वो हमारे इस बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहाँ पर गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना रामपाल जी ने ही की थी और उन्होंने ये बात पहले ही घोषित कर दिया था कि इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और ना ही किसी को ज़्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा और कोई भी बैंक का स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो रामपाल जी कहते हैं, वो तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से हटा भी सकता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला राहुल, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वो असली हकदार है, ताकि वो ग्राहकों को अच्छी तरीके से समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उनको जज ना कर सके। ऐसा कहकर रामपाल जी मंजू को बुलाते हैं और मंजू को भी इस बात के बारे में फटकार मारते हैं, लगाते हैं। कहते हैं, मैं पहली बार गलती समझकर तुम्हारी इसे माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसको उसके कपड़ों से नहीं जज करना, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुम मुझे पहले ही संभाल लेती तो इस मैनेजर के पास मुझे जाना ही नहीं पड़ता और मुझे और ज़्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद मंजू हाथ जोड़ने लगती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा।
इसके बाद जो रामपाल जी होते हैं वहाँ से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी लोग से कह देते हैं, राहुल से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की ज़रूरत है और इससे जितना हो सके उतना सीख लीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहाँ पर किसी न किसी को भेजता रहूँगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरीके से मुझे रिपोर्ट दे सके। ऐसा कहकर रामपाल जी वहाँ से चले गए और बैंक का पूरा स्टाफ इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरीके से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा बैंक सुधर जाता है और सभी लोग अच्छी तरीके से उस बैंक के अंदर काम करने लगते हैं। रामपाल जी का ये कारनामा चारों तरफ फैल जाता है और सभी लोग उस बैंक की बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि मालिक हो तो ऐसा, वरना बेशक ना हो। क्योंकि ज़्यादा मालिक अपने बैंक को खोल कर चले जाते हैं, फिर चाहे पीछे से मैनेजर किस तरीके का काम करे या पीछे से कोई भी कर्मचारी कैसा भी काम करे, उन्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन रामपाल जी ने अपने मालिक होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस बैंक के कर्मचारियों को एक अच्छा सबक सिखाया। रामपाल जी के बारे में आपकी क्या राय है और राहुल के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।